हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लॉस होने का, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। सर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो डाउट्स हैं कि क्या हाँ हम बोलो। वर्क कंपनसेशन रिजल्ट पर नहीं करेंगे। एंड मशीनरी का जो 90% है वो 45,000 आ रहा है, बट पीछे जब मैं आंसर देख रही हूँ तो उनका तो सिर्फ 8,000 इसके अंदर ही आ रहा है, ऐसा कैसे? बेटा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, आपके पेटेंट के वैल्यू 20% से कम हो गए तो टू पेटेंट आ जाएगा। हाँ मशीन सर। आप मशीन आपकी 10% से कम हो रही है तो टू मशीन आ जाएगा। मशीनरी तो डेटर 90% से कम हो रही है ना? 10% से कम हो रही है। सर बट इसमें तो लिखा है दैट ऑफ मशीनरी, अच्छा, टू 90%। और सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा? अ, वो नहीं 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 आएगा, क्योंकि फंड ज्यादा है, क्लेम कम है। सर एक बार वापस रिपीट कर दो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंड ज्यादा है, फंड हमारा 12,000 है, क्लेम 750 का ही है। तो 750 तो लाइबिलिटी में चला जाएगा, बाकी अमाउंट कैपिटल में बढ़ जाएगा। सर मैं ये बात समझी नहीं। पार्टनर ने फंड बनाया हुआ 12,000 रुपये का, और हमें वर्कर को क्लेम देना सिर्फ 750 रुपये रखना है। तो जितनी वैल्यू एडजस्टमेंट में होती है वो मेरी लाइबिलिटी होती है, तो मुझे जितनी लाइबिलिटी मेंटेन करनी है। तो फंड ज्यादा है और क्लेम कम है, तो जितना ज्यादा फंड होगा वो कैपिटल में बढ़ जाएगा। ठीक है सर। रीवैल्यूएशन में WCF तभी आता है जब जब हमें हमारा क्लेम ज्यादा हो। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, 68,000, 32,000, 21,000, ठीक है। IFF आपने 6,000 पूरा बांट दिया राइट साइड में। WCF 11,250 बांट दिया। डेबिट साइड में गुडविल राइट ऑफ कर दी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड दिखा दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा दिया। और जेड ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है, तो डेबिट में लिखेगा टू इन्वेस्टमेंट, जेड में आ जाएगी 17,600। और गुडविल वाला पॉइंट। अच्छा। हाँ हाँ, लास्ट वाला पॉइंट मैं बताऊंगा, जी वाला point। जो हम गुडविल कैपिटल अकाउंट हाँ, में रिमेनिंग टू डालेंगे वो एसेट्स वाली डालेंगे या फिर एडजस्टमेंट वाली? एडजस्टमेंट वाले डालेंगे। हेलो सर।
Hello, sir. हाँ बेटा, जो गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है वो राइट ऑफ होगी, और जो नीचे दे रखी है उसकी बनेगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन में काफी सारी नई चीजें हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में तो करी ही नहीं। हाँ हाँ। कौन सा 5,800? जेड का जो शेयर है 1/6 है, और गुडविल ऑफ फर्म के 34,000। तो 34,800, तो उसका निकालेगा 1/6। हाँ उस जेड ने जेड ने गुडविल थोड़े टेक ओवर किया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि है ना, सबसे पहले है ना, आप पहले लेफ्ट में लिख लो। लेफ्ट में आप चार चीजें आएगी, पहले लिखो टू बैंक, टू है ना जेट्स लोन, टू बिल्स पेबल, टू बैलेंस सीडी। शिवांश, है ना, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से है ना, पार्टनरशिप बुक पूरी आ रही है और एनालिसिस बुक पूरी आ रही है। मेन तो वही दो चैप्टर है। ठीक है, तो आप ना एक चीज ध्यान रखो कि आप जब रिवीजन करते हो तो छोटे क्वेश्चनों को विशेष तरीके से करना है। और है ना, बड़े क्वेश्चन, अभी स्कूल वाले ने बड़े क्वेश्चन कम दे रहे हैं, छोटे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको सारे नोट्स वोट्स के साथ अच्छे से रिवीजन करना है। तो आपका अभी तक क्या क्या रिवीजन हो गया? हाँ। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है कि डेबिट डेबिट साइड में जो है, पहले आप पहले अब आप जेड का पहले टोटल करो, राइट साइड का।
मैं ये सब तो कर लिया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एक स्टेप पे अटकी हुई हूँ, वो है जेड्स कैपिटल, और जो हमारा 2 में होता है और वाई में एक्स और वाई के दोनों के कैपिटल में, उसमें अटकी हुई हूँ। नहीं, आप ना समझाने वाले गुडविल वाले एंट्री में अटके हुए हो क्या? तो वो जो हम एंट्री नहीं करते, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका कैपिटल हम डेबिट कर देते हैं दोनों के अकाउंट्स में। वो तो गुडविल की एंट्री होती है ना बेटा। तो है ना, जो गुडविल दे रखी है 34,800 पूरे फर्म की दे रखी है, उसमें से जेड का शेयर निकाल करके आपकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। यानी आपकी एंट्री होती है एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड और इन गेनिंग रेशियो। तो तो गुडविल जो अगर आप 34,800 है उसमें से 1/6 निकाल के जेड को क्रेडिट कर दो, और जितना अमाउंट आएगा उसको एक्स और वाई की है ना, जो आपको इसमें न्यू रेशियो अलग से देने रखी तो ओल्ड गेनिंग हो जाएगी। ठीक है। पानी दे दो एक बोतल। एडवांस कर लिया टोटल? जितना भी आया होगा अब आप डेबिट में लिखो टू कैश 5067। टू कैश जेड में लिख दो 5067। आपको लिखा हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज करे 5067, तो उसको इमीडिएटली दे रहे हैं। दे दिया। अब आपका जेड का बैलेंस बचेगा ना, 5,000 बचेगा डेबिट साइड में। इस 5,000 का 50% यानी 2,500 रुपये तो हम उसको है ना अगले साल देंगे, तो लोन हो गया। और 2,500 बिल्स पेबल हो गया। हाँ, उसके बाद है ना जेड का अकाउंट क्लोज करोगे ना तो 5,000 बचेगा अमाउंट और। तो अगर उस 5,000 का 50% यानी कि 2,500 रुपये लोन में चला जाएगा और 2,500 बिल्स पेबल हो जाएगा। और 3 महीने का कह रहे हैं ड्राफ्ट, वो बैंक लोन में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से लोन ही हो गया। नहीं बेटा, आपका जेड का अकाउंट क्लियर कर रहे हो ना, जेड लोन लिखोगे आप। ठीक है। अगर आप 5067 उसको इस समय दे रहे हैं, बाकी जो 5,000 बच गया उसका 50% अगले साल देंगे तो लोन हो गया उसका, बाकी 25% 50 में बिल्स पेबल हो गया। हाँ, और 100 रुपए का बैलेंस शीट ही निकल जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था।
फोर। कनिका आवाज नहीं आ रही, आप नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं हो रहा कुछ भी, कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसे कॉपी करना है। सो मैं ये पूछ रही हूँ जो हाँ आपने जो नोट्स निकाले अभी डेथ ऑफ अ पार्टनर के स्क्रीन पे, हमें उसको कॉपी करना है अब। हाँ हाँ। एक मिनट में आ रहा हूँ मैं। सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट के नीचे क्या लिखा है? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हाँ। शिवांश एसेट्स टेकन के नीचे क्या लिखा है? टू डैश लोन एसेट्स।
थैंक यू। उतार लिया भाई। सर एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है आपने डेबिट साइड में? टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। और सर लास्ट आइटम क्या है? टू पार्टनर्स। लोन। नहीं, उसके नीचे। पार्टनर एग्जीक्यूटर। एक बार ऊपर कर दो कि मैं थोड़ा एडिट साइड में लिख पाई थी, मेरा नेट उड़ गया था। हाँ, जनरल जब का ब्रैकेट में मतलब इंटरेस्ट और कैपिटल में टाइम होता है, सैलरी में टाइम होता है, जहाँ शेयर लिखता है। सर जनरल रिजर्व के बाद जितने भी है सब शेयर है। WCF, IFF, PL का क्रेडिट बैलेंस, ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये गुडविल के अंदर लिखे रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है तो रिमेनिंग पार्टनर आ गया। ये लिखा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, जिसमें टाइम और से दोनों लिखा है। नीचे वाला एग्जीक्यूटर लोन। आपको कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो डिसीज पार्टनर का जो अमाउंट है उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, तो लोन एग्जीक्यूटर लोन हो जाएगा। कैश दे दो, कैश हो जाएगा। कई बार लिखा होता 50% कैश दे दो, बाकी ये कर दो। सेटलमेंट है ना ये तो एक तरह से। लिख लिया भाई? हाँ सर। ठीक है बेटा, बहुत मेहनत करनी है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे ना, दिक्कत आ जाएगी पेपरों में। अभी से है ना जान लगा दो पूरी ताबड़तोड़। पूरा एक सिस्टम लेकर चलो कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना है, रोज डेली ऐसे ऐसे पढ़ना है। कनिका, ये PUBG वगैरह मत खेला कर। सर मैंने तो आज तक खेला भी नहीं। तेरा पता नहीं है कुछ। अच्छा चलो नहीं देखो। सर, मेरे को अरे इन सारे गेम्स में कोई इंटरेस्ट अच्छी बात है। देखो आपको जैसे क्या होता है, अभी आपने एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, बट जैसा पार्टनर कर रहे हो,
रिटायरमेंट में क्या होता था, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता था तो उसका बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर करते थे कि बाद में उसको पे करेंगे, और लोन पे इंटरेस्ट होता है 6%। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन डेथ ऑफ पार्टनर का आता है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारा डिसीज पार्टनर कौन है, उसका फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और उसकी डेथ हुई कब है, हमारा अकाउंट बंद कब हो रहा है। अगर हमारा अकाउंट 31 मार्च में क्लोज हो रहा है, 31 मार्च के अंदर, और पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून को, यानी उसने 3 महीना काम किया। पार्टनर की डेथ हो रही है अगर 15 जून को, तो उसने 2.5 मंथ काम किया। लेकिन पार्टनर की डेथ हो रही है 12 जून को, तो फिर आपको डेज निकालने पड़ेंगे। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, और जून के 12 दिन। जिस दिन डेथ होते है वो दिन में काउंट करते हैं। तो सब मिला के आपका डेज आ जाएगा 73 डेज। जब भी डेज आएगा तो 73 से मल्टीपल होगा, क्योंकि 73/365 करोगे तो 1/5 आ जाएगा आपका। और अगर 24 अगस्त को डेथ हुई है तो आपका 146 डेज आएगा, तो 73 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 146 आ जाएगा। अच्छा भाई, तो ये तीन देखते हैं। फिर इसमें अगर आपको क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की आइटम दे रखी है तो रिवैल्यूएशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि बैलेंस शीट बनाओ, तो सबका बनेगा कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो ये बताएगा कि उसके नॉमिनी को कितने पैसे देने हैं। ठीक है। तो आपके कोर्स जब अभी तो पेपर में ये कैपिटल अकाउंट बनाना भी वैसे जो बोर्ड का जो आया है नोटिस के हिसाब से, तो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, कि हमें पता होना चाहिए कि उसके एग्जीक्यूटिव में कितना अमाउंट जाएगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने उसकी कैपिटल लिखी है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिसीज पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो जितना महीना काम करेगा उतने महीने का इंटरेस्ट देंगे, सैलरी उतने महीने की देंगे। अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो बटेगा, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना कैपिटल अकाउंट में बटना चाहिए उसमें उसका शेयर आएगा। आईएफएफ के बाद भी सेम बात है। ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो लाइबिलिटी में दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट में उसका शेयर आ गया। गुडविल की एंट्री होती है बाय रिमेनिंग पार्टनर। और ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से लिखा मैंने, क्योंकि सस्पेंस से लिखा है कि मान लो पार्टनर ने 3 महीना काम किया, तो 3 महीने के अंदर फर्म को तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन ये प्रॉफिट हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखते हैं। इसमें टाइम और शेयर दोनों देखते हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिया होता है पूरे साल का दिया होता है, तो 3 महीने का निकालेंगे। वो पूरे फर्म का दिया होगा तो उसका शेयर देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट वाला ही पॉइंट है। कोई उसकी ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखा है, मतलब पीएल राइट ऑफ कर देंगे। एसेट में कोई पीएल राइट ऑफ हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ हो जाएगा उसका शेयर से। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, उसने कोई एसेट टेक ओवर किया तो वो लिख दो। और डिसीज पार्टनर का लोन कोई एसेट्स में दिया हो तो इधर आ जाएगा, और जो बचेगा उसके एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं। देखो आपको है ना, पेज नंबर है 7.29। लिया। निकाल लिया। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था क्रेडिट साइड से पार्टनर पीएल सस्पेंस, एक बार वापस। मतलब अगर किसी पार्टनर ने 3 महीना काम किया है तो किसी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सके। तो जो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट, ये तो या तो लिखा होगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस मानकर 3 महीने का प्रॉफिट निकालो, या कहा होगा एवरेज प्रॉफिट से निकाल लो, या टर्नओवर बेसिस पे निकाल लो। तो जो भी हम निकालेंगे वो प्रॉफिट एस्टिमेटेड होगा, इसलिए वहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखते हैं, और उसमें टाइम भी देखते हैं और शेयर भी देखते एक्सप्लेन कर दो। हैं। अरे बोला तो अभी। ठीक है सर, तो बोलते दियो ठीक है। अच्छा नहीं, आपने बोला ना पीएस ने तो समझाया, तो अभी मैंने तो सुना नहीं था आपने अभी। मेरे में ऑर्डर एकदम से उड़ गई। बेटा अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, तो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन की जाती है वो टाइम बेसिस पे या टर्नओवर बेसिस पे होती है। पार्टनर ने अगर 3 महीना काम किया है तो बिजनेस को 3 महीने में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए लिखा होगा कि या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानो, या एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालो, ठीक है सर, या समझ। हाँ ठीक है।
तो आपको जो 1 से लेके जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें तो आपको न्यू रेशियो निकालना है रिटायरमेंट की तरह। अब आपको 7 से जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें प्रॉफिट के बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। आप जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th मैंने कर रखा है, 10th क्वेश्चन पढ़ लो। 10th पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट निकालना है, वो निकाल एवरेज प्रॉफिट निकालो, जिसकी डेथ है उसका शेयर निकालो। करो पहले। अच्छा अच्छा, इसमें लिखा हुआ है राम, राम मनु और हरि। राम मनु हरि 3 पार्टनर है। हरि की डेथ हो गई है 30 जून को, और 30 जून तो 3 महीना उसने काम किया। और कह रहा है कि है ना, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हरि की डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर है, उसको प्रॉफिट कैसे दोगे आप? तो कह रहा लास्ट अकाउंटिंग एट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। और प्रॉफिट तुम्हें दे रखी है 18 के, 19 के, 20 के, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000। तो कहा एवरेज प्रॉफिट लो, तो मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट ले लिया। हरी का जो शेयर है वो नहीं दे रखा, इक्वल पार्टनर मान लेंगे तो 1/3 हो गया, और 3 महीने का निकालेंगे। और ये निकालने के बाद ये एंट्री कहाँ आती है? ये आपको है ना डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के राइट में आती है, पीएल सस्पेंस। तो अगर आप किसी कोई भी लेजर बनाते हो आप, ठीक है, तो आपका जगह प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल। सर हमने इसका प्रॉफिट हरीश शेयर निकालते वक्त इंटू 1/3 के बेटा ये प्रॉफिट जो दे रखा है 1,20,000, ये पूरे फर्म का है, हरी को तो उसका शेयर मिलेगा ना। ऊपर किया। अच्छा, जब हमें शेयर नहीं दे रखा तो हम इक्वल। हाँ हाँ, आपने 10th कॉपी कर लिया? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7th है। 7 में लिखा हुआ है, दिनकर, नविता, वानी 3 पार्टनर को रेशियो दे रखा 3:1। नविता की डेथ हो गई 30 जून को, 3 महीना उसने काम किया। और कर उसका प्रॉफिट का अमाउंट जो दे रखा है, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड होता है जितना महीना उसने काम किया। पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। मतलब करे कि जो नविता की डेथ हुई है उसको प्रॉफिट कैसे दोगे? तो करे सेल्स को बेस मान लो, और सेल हमें जो है 3 महीने की दे रखी है 6 लाख रुपए। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर हैड बीन 10% ऑन सेल। आपको परसेंटेज निकाल के दिया हुआ है कि लास्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट हुआ था सेल के ऊपर, वो 10% हुआ था। तो 3 महीने की सेल दे रखी है तुम्हें 6 लाख, तुम 6 लाख का 10% निकालोगे, 60,000 प्रॉफिट आ जाएगा। समझ रहे हैं इस केस में। 60। तो जो 10% दे रखा है वो तो एनुअल रेट नहीं बेटा वो आपको रखा है, तो हमें उसको इंटू 3/12। ऐसा है कि जो सेल दे रखी है 6 लाख, वो 3 महीने की ही दे रखी है। तो सीधे 6 लाख का आपको निकल जाएगा 10%, 60,000 प्रॉफिट आ गया। नहीं, मैं तो रेट की बात कर रही हूँ, जो हमें 10% नहीं दे रखा उसकी। तो आपको जो लिखा उसका अगर वो लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था, लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल से परसेंटेज निकाल लेते हैं कि लास्ट ईयर जो मेरा प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ, ठीक है। अगर आपको सेल पूरे साल की दी होती, तो आप जो है ना 3/12 करते। जब सेल ही 6 लाख दे रखी है, तो वो आपको जो दे रखी है 6 लाख, वो आपकी 3 महीने की दे रखी है, तो उसका सिर्फ 10% निकालोगे तो 60,000 आएगा। और नवीता का शेयर कितना है? 1/6, तो हो जाएगा 10,000। 10,000 प्रॉफिट आ गया, और इसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीतास कैपिटल।
सर क्लियर नहीं हुआ मुझे। बेटा आपको जो सेल दे रखी है ना वो ऑलरेडी 3 महीने की दे रखी है, इसलिए हमें टाइम पीरियड नहीं देखना कुछ भी। आप सर शेयर की सेल की नहीं बात करी, मैं बोल रही हूँ जो हमें जो परसेंटेज दे रखी है पर वो तो हमें एनुअल के हिसाब से दे रखी है ना। वो हमने एक बेस मान के निकाला है कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था हमारा, जितना भी लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, तो लास्ट ईयर की सेल के हिसाब से मैंने निकाल लिया कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ये पर एनम का हिसाब नहीं है कि 10% प्रॉफिट निकला हमारा। और आपको जो है जितने महीना काम किया पार्टनर, तो आपको उतने महीने की सेल पे उतना परसेंट प्रॉफिट निकाल देना है। लेकिन वो जो प्रॉफिट आया आपका वो उतने महीने का ही आया ऑलरेडी, जितना महीना उसने काम किया है। ठीक है सर। आपका क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, नाइन्थ क्वेश्चन में हमारा जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है लास्ट में, वो नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एबीसी 3 पार्टनर है, उनके रेशियो 3:2:1 है। बी की डेथ हो गई 30 जून को, और 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। 3 महीना उसने काम किया, और कह रहे हैं कि बिजनेस में 2,000 रुपये का बैड डेट्स हुआ था, और फर्म का जो प्रॉफिट दे रखा है 14,000, उसमें मैंने 2,000 बैड डेट्स एडजस्ट नहीं किया अभी तक। आप मेरे 2,000 एडजस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 12,000। अब 12,000 प्रॉफिट में आप बी का शेयर, और बी का जितना शेयर है और जितना बी और 3 महीने का प्रॉफिट निकाल के, और आपकी इंडिया बन जाएगी पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। आपको जो 14,000 प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट में हमारा 2,000 बैडेट्स का एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो एडजस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट आपका 12,000 आ जाएगा। और फिर उसमें उसका टाइम और शेयर निकाल के उसकी एंट्री बना देंगे। जो हमें क्वेश्चन 7 और 9 है, इसमें सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने को बोला है, जर्नल एंट्री नहीं बोली, तो फिर हमें जर्नल एंट्री हाँ, लिखनी है आपको हर क्वेश्चन जनरेटरी बनानी है। सर एग्जाम में भी। एग्जाम में नहीं, अभी प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में जो कहा होगा वही करना होता है। ठीक है सर। क्वेश्चन 11 छोड़ देना, और आप है ना 11 छोड़ के 13 तक क्वेश्चन ट्राई कर लो। ओके बेटा। You're doing fine. I hope our class is also going. To. So we are actually working on your vocabulary module to begin with. And we have begun with a chapter which is called high frequency words. In the high frequency words chapter, we talk about the most common, the most important words that are there in English and are most relevant for your CLAT preparation. This is our second session, I believe, on the high frequency word list series, and it would do me a great help if you tell me what was our last theme. So, we are doing these words today so that when we start reading, we don't get stuck at every possible place, so that we understand things really well. Uh,
All right. Okay. Okay. All right. Now, a lot of people are saying, all right, Arnav, do not uh, worry if it's your live class. You can watch all my previous classes in the past recorded session. One thing that I would definitely ask you to do is um, go for the orientation. Definitely go for the orientation because that was very, very crucial. Narayan fans, even in today's world, because usually uh, he's a great writer, but he's one of the forgotten names, and I'm very happy that you're doing that. And yes, the Palace of Illusions is a good one. I mean, a take from a female point of view. I read this a few years ago, and I really liked it. Yes, that is a real problem, Isha. The availability of Hindu in Bhopal. I know, I know. I mean, I keep talking to my vendor, and those are some genuine issues. क्या कर सकते हैं यार? एक दिन पुराना पढ़ लो if you can. Otherwise, online पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? नहीं तो टाइम्स मिलता है, टाइम से काम चलाओ. रीडिंग टाइम ग्रेट मतलब बहुत अलग तरीके से ग्रेट क्योंकि 1984 एक बड़ी अलग तरह की किताब है यू हैव टू बी रेडी फॉर इट इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बारे में मुझे पता नहीं है आई वुड लाइक टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट शिवम इफ यू कुड टेल एंड मुझे फोर्स अच्छा फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट इज द इज दिस इज बाय द सेम ऑथर राइट जिन्होंने पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखी है राइट बाय द सेम ऑथर Oh, that's wonderful, Anushka. I'm really happy for you. I mean, and that, Harry Potter is at so many levels और इतनी सारी details हैं उसमें ऐसा हमेशा ही होता है. And if I may suggest, जब तुम reread कर रही हो, तो you can go for the audio books. तुम्हें बहुत मजा आएगा उसकी audio books में. Especially the one जिसमें Stephen Fry ने narration करा है. Stephen Fry is amazing. So आपको करना चाहिए. ठीक है. Thank you. I, me, myself वाला theme हमने last में discuss करा था. So thank you for all the people who helped me out here. डैन ब्राउन एक्सप्लोर करना चालू करा है डैन ब्राउन बहुत बहुत ग्रिपिंग नरेशन होता है एंड आई एम रियली अमेज्ड कि वो कैसे बिल्ड करते हैं अपने नैरेटिव्स बिकॉज इतनी सारी चीजें पैरेलली चल रही होती हैं तब भी हम ट्रैक लूज नहीं करते हैं तो आई वंस वेंट ऑन अ डैन ब्राउन स्प्री एंड आई फिनिश्ड जो जो मुझे मिला इन्फर्नो भी बहुत अच्छी थी एंजल्स एंड डीमंस ऑफ कोर्स अच्छी थी दा विंची कोड और ऐसे जितनी मुझे डिजिटल फोर्ट्रेस लॉस्ट सिंबल व्हाटएवर आई कुड फाइंड so I think you're doing good exploring that one. Yeah. Hmm. हाँ, actually अनुष्का, that's such a nice way to put it. Reread करने से एक nostalgia feel होता है. Reread करने से ऐसा लगता है कि वापस वही चीजें feel कर रहे हैं जैसे कि childhood हो गया. Exactly. And that's such a nice and beautiful feeling. Hmm. All right, Parthav, I'll keep that in mind. I do not know about. I think is the movie based on the Black Swan? Is it the same one?